Hello everyone, welcome back to another video. That is, we are studying in rapid revision the Constitution of India for Rajasthan Judicial Services, and in previous video we have completed from section 52, from article 52 to from article 52 to article 73. In the previous video, this is lecture 2 for the rapid revision. In this video, in this lecture, we will complete from article 74 to article 74 and up to article, let me see, up to article 123. We will complete from we will commence from article 74 and we will complete the provisions reading until article 123. तो 74 से लेकर 123 आर्टिकल्स पढ़ेंगे आज. आर्टिकल 74 से लेकर 123 पढ़ेंगे, तो संभाल कर बैठिएगा और बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सारी चीज़ें सुनिएगा जो मैं हिंदी में ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन इन आर्टिकल्स की बताने वाला हूँ. सो वेलकम बैक एंड वी आर स्टार्टिंग. थैंक यू. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मंत्री लोग कौन होते हैं जो अभी मोदी जी के साथ किसी ने, इतने सारे मिनिस्टर्स ने, 30 मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो शपथ ली है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं. आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम रहेगा कि एड करेंगे और किसको एडवाइस करेंगे? राष्ट्रपति साहब को. सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक मंत्रिमंडल होगा विद द प्राइम मिनिस्टर. और मंत्रिमंडल के साथ कौन जुड़ा होगा? प्रधानमंत्री जी. एट द हेड टू एड, और मंत्रिमंडल भी एड करेगा और प्रधानमंत्री साहब भी मंत्रिमंडल के साथ रहेंगे जो कि एड करेंगे, सहायता करेंगे. एंड एडवाइस, और एडवाइस करेंगे मतलब राय देंगे अपनी, किसको? द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब को. हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, और जो अपने फंक्शंस की एक्सरसाइज में शैल मैंडेटरी एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. शैल है जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री साहब उनको एडवाइस देंगे, राष्ट्रपति साहब को माननी ही पड़ेगी राष्ट्रपति साहब को वह एडवाइस. जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री साहब को जो एड एंड एडवाइस दी राष्ट्रपति जी को, तो वह माननी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को. यही बोल रहा है 74 का. ये बहुत बार क्वेश्चन देखा मैंने कि भाई माननी पड़ेगी क्या, राष्ट्रपति बाउंड है? तो बिल्कुल बाउंड है. ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन. अब आर्टिकल 74 का प्रोवाइजो 1 का, प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस. अगर मंत्रिमंडल ने और प्रधानमंत्री साहब ने कोई राष्ट्रपति को एडवाइस दी थी तो राष्ट्रपति साहब उनको वापस मुड़कर बोल सकते हैं कि एक बार जो आपने मेरे को एडवाइस दी दोबारा उस पर सोच विमर्श कर लीजिए, इधर जनरली और अदरवाइज. या तो भाई जनरल में आमतौर पर वैसे कर लीजिए, या अदरवाइज कोई एग्जैक्ट टॉपिक बोला है कि इसके ऊपर आप सोच विमर्श दोबारा कर लीजिए तो उस पर कर लीजिए. एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन. और अब भी बाउंड है वो. और रिकंसिडरेशन उन्होंने मंत्रिमंडल ने, प्रधानमंत्री साहब ने की या ना की, वापस पहुंचा दिया उनके पास, राष्ट्रपति के पास, वो एड और एडवाइस तो उन्हें माननी पड़ेगी. वो तब भी बाउंड है और पहले भी बाउंड थे. तो यह हुआ हमारा आर्टिकल 74 का क्लोज 1. अब क्लोज 2 पढ़ेंगे आर्टिकल 74 का. द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो बट, प्रश्न उठता है कि क्या वो राय थी, क्या वो एडवाइस थी, क्या वो एड था, एंड इफ सो बट, और क्या था, और मेन में क्या वो एडवाइस थी. वो स्टैंडर्ड बाय मिनिस्टर्स, क्या टेंडर की गई थी मंत्रिमंडल द्वारा टू द प्रेसिडेंट, किसको? राष्ट्रपति साहब को. शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट. कोई भी अदालत इस प्रश्न पर इंक्वायरी नहीं करेगा कि मंत्रिमंडल ने क्या एडवाइस दी थी राष्ट्रपति साहब को, तो नहीं करेगा. बिल्कुल बार लगी हुई है कोर्ट के ऊपर. इसके बारे में कोई भी केस आएगा तो वापस कर देगा, बोलेगा आर्टिकल 74 क्लोज 2 ने मेरे हाथ बांधे हुए, मैं नहीं इंक्वायरी कर सकता किसी भी क्वेश्चन में. अब इस पर केस लो है जो कि है, इस पर केस लो है UNR राव, U.N.R. राव वर्सेस इंदिरा गांधी, 1971 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. और एक और केस लो है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, BP सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2010 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये सारा इसी के ऊपर है कि कोई भी कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती कि क्या राय दी थी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति साहब को. तो इसी के ऊपर है दोनों केस. ठीक है. अब आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, और दूसरे प्रोविजन किसके ऊपर? मंत्रिमंडल के ऊपर. 75 का एक, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और प्रधानमंत्री जी को कौन अपॉइंट करेगा? कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा. अभी देखा ना कि मोदी जी ने शपथ ली है 9 तारीख को, तो किसने किया था? राष्ट्रपति साहब ने तो शपथ दिलाई थी आए बोलकर, और उन्होंने फिर आगे का अपना जो लाइन था वो बोला. द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे. एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और दूसरे मंत्रियों को भी कौन नियुक्त करेगा? मंत्रिमंडल के मंत्रियों को कौन करेगा नियुक्त? राष्ट्रपति साहब ही करेंगे.
ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। और किसकी एडवाइस पर करेंगे मंत्रिमंडल, किसकी एडवाइस पर चुना जाएगा, राष्ट्रपति साहब चुनेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, ठीक है। अब आर्टिकल 75 का 1A, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, जो मंत्रिमंडल के टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, मंत्रिमंडल का नंबर रहेगा, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, उसमें शामिल है प्रधानमंत्री जी भी उस मंत्रिमंडल में, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उस मंत्रिमंडल में, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर्स, तो एक्सीड नहीं होने चाहिए, कितने से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए वो मंत्रिमंडल के नंबर, 15% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। प्री का क्वेश्चन, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, 15% से ज़्यादा सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं होंगे। और वो कैलकुलेट कहाँ से होंगे, इनटू कहाँ से लगेगा, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सदस्य हैं किसके, हाउस ऑफ पीपल के, लोकसभा के जो टोटल नंबर ऑफ सदस्य हैं, क्या इसमें विनिंग पार्टी के सदस्य गिने जाएंगे या अपोजिशन पार्टी के भी, टोटल नंबर ऑफ सदस्य जितने सदस्य हैं, जैसे हमारे लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो इसके 15% निकलेंगे, ठीक है। यह मेरी इंटरप्रिटेशन कहती है। अब आर्टिकल 75 1A हमारा हो गया। अब आर्टिकल 75 1B हम पढ़ेंगे। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ 10th शेड्यूल, कह रहा है कोई सदस्य है संसद के किसी भी हाउस का, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, अगर इसके उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है किसके द्वारा, पैराग्राफ 2 जो 10th शेड्यूल का है। 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, तो उसको जो मंत्री, जो सदस्य हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी का भी था, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसके तहत, पैरा 2 ऑफ 10th शेड्यूल के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो अब वह मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए भी डिस्क्वालीफाई है। यही कह रहा है हमारा आर्टिकल 75 का 1B। और कह रहा है आगे, अंडर क्लोज 1, फॉर ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिस्क्वालीफाइड टिल द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ हिज ऑफिस एज सच मेंबर वुड एक्सपायर, और जब से उसको डिस्क्वालीफाई किया था, जब से लेकर उसकी ड्यूरेशन कहाँ तक चलेगी कि नहीं बन सकता, वो मंत्रिमंडल में नहीं आ सकता, जब तक उसकी सदस्यता चलेगी एज अ मेंबर। और वेयर ही कंटेस्ट एनी इलेक्शन, और जहाँ वो कोई चुनाव लड़ता है, टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई से भी संसद के कोई से भी हाउस के लिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, और जब तक की एक्सपायरी नहीं हो जाता उसका सदस्य का पीरियड, जब तक भी उसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता, टिल द डेट ऑन विच ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड व्हेन विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये आगे समझ में, आर्टिकल 75 का 1B। अब आर्टिकल 75 का क्लोज 2 पढ़ेंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो मंत्रिमंडल के जो मंत्री रहेंगे, जो जिनको यूनियन कैबिनेट मिली है, कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स, वो कब तक अपना कार्यालय होल्ड करेंगे, जब तक कि प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब चाहेंगे। तो क्या लगता है हुआ इसमें दिख रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा जब तक रखेगा, नहीं तो बाहर कर देगा, ठीक है। अब आर्टिकल 75 का 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। अब ये देखिए, अब पूरे लोकसभा को जिम्मेवार रहेंगे कौन, वो मंत्रिमंडल के लोग, जो 15% चुने जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ, वो किसको जिम्मेवार रहेंगे, उनकी जिम्मेवारी किसके प्रति होगी, लोकसभा के हर सदस्य के पीछे उनकी जिम्मेवारी रहेगी, कलेक्टिवली मिलजुल कर रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब 75 का 4, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, जब मंत्रिमंडल का वो मंत्री अपने कार्यालय में आता है, कोई भी मिनिस्ट्री लेता है, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब उसको शपथ दिलाएंगे, एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल, और सीक्रेसी की भी ओथ दिलाएंगे राष्ट्रपति साहब, और किस फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो 3rd शेड्यूल में फॉर्म दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वह शपथ पढ़ी जाएगी उस मंत्री द्वारा। अब 75 का 5, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसिक्यूटिव मंथ्स, तो एक मंत्री है जो यूनियन कैबिनेट का मंत्री है, जिसको मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो में वो है, तो वह क्या होता है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसिक्यूटिव मंथ्स, 6 महीने तक लगातार, इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो सदस्य नहीं रहता किसी भी हाउस का, जो संसद का कोई भी हाउस उसका मेंबर नहीं रहता। शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर, अगर उसका 6 महीने 1 दिन भी हुआ तो वह मंत्रिमंडल में मंत्री कहलाने के लायक नहीं रहेगा, उसका मंत्रिमंडल से नाम कट जाएगा। यह हमारा आर्टिकल 75 का क्लोज 5 कहता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 75 का क्लोज 6, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स, जो तनख्वाह रहेगी और अलाउंसेज रहेंगे उस मंत्रिमंडल के, उस मंत्री के, शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो क्या रहेगा, संसद जो समय दर समय बाय लॉ कानून के द्वारा डिटरमाइन करेगी, तय करेगी, एंड अंटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइन, और जब तक कि अब तो डिटरमाइन हो गया,
जब तक कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल, और जब तक कि डिटरमाइन करती है तो सेकंड शेड्यूल में जो दिया गया है वो मान लेना। अब तक तो बहुत साल हो गए कानून बने उनके अलाउंसेस के और उनके सैलरीज के ऊपर, एम्यूलमेंट्स और सैलरीज के ऊपर, अब तक तो बन गया कानून संसद में, लेकिन जब तक नहीं बना था, जब तक नहीं बनता तो सेकंड शेड्यूल का मान लेना, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसके ऊपर भी वही केस है सेम जो हमारे 74 में आया था, 75 के ऊपर भी वही केस है। बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 सुप्रीम कोर्ट, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 सुप्रीम कोर्ट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, B.P. सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 सुप्रीम कोर्ट, ये भी मंत्रियों के ऊपर है, कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर केस लो है, ठीक है। इसमें क्या कहता था, वैलिड ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, एक जो वैलिड आधार है, जो मान्य आधार है किसके रिमूवल के लिए, एक मंत्रिमंडल में से मंत्री के रिमूवल के लिए, और अटॉर्नी जनरल और जो एजी जो अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, फॉर इंडिया के, विल बी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो क्या रहेगा बस एक आधार, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस का लॉस्ट करने वाला कार्य किया है। तो यह किस में हेल्ड किया गया था, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 सुप्रीम कोर्ट में। इंपॉर्टेंट केस लो है, बहुत लिख सकते हो इसको मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, कितनी डिफरेंट लाइन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो हम अब पढ़ेंगे आर्टिकल 76 जो कि बोलता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अब ये अटॉर्नी जनरल इंडिया के कौन होंगे, इनका क्या काम रहेगा, ये हम आर्टिकल 76 में पढ़ेंगे। 76 का 1, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे एक व्यक्ति को, हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि क्वालिफाइड है, जो कि जिनमें की इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो क्या लग सकते हैं, जज लग सकते हैं ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के। टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, की वो क्या होंगे, वो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होंगे। कितनी स्पेशल लाइन है, फॉर इंडिया, ये नहीं कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे नहीं, वो इंडिया के लिए अटॉर्नी जनरल होंगे, पूरे भारत देश के लिए वो अटॉर्नी जनरल होंगे, टॉप लॉ ऑफिसर होंगे। कौन, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत ने उन्हें चुना है, ठीक है, पूरे भारत देश के लिए। अब हमारे करंट के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कौन है, पता है आपको, वेंकट रमानी है, ठीक है, वी वेंकट रमानी है। अरमानी के कपड़े सुने हैं, अरमानी के कपड़े आते तो ऐसे एब्रीवेशन याद कर लेना, वेंकट अरमानी, जहाँ भी आ जाए गोला लगा देना और सही होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 76 का क्लोज 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, यह ड्यूटी रहेगी, यह दायित्व रहेगा किसका, शैल है मैंडेटरी, किसका, अटॉर्नी जनरल का, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि किसको एडवाइस दे, वो भारत सरकार को, अपॉन सच लीगल मैटर्स, और कौन से कानूनी मुद्दों पर, एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, और ऐसे दायित्व परफॉर्म करे जो किसके हैं, जो कि कानूनी कैरेक्टर के हैं, कानूनी चरित्र के हैं। एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, जो भी राष्ट्रपति साहब उसको अटॉर्नी जनरल को टाइम के संदर्भ में देते हैं कि यह आप परफॉर्म करिए, अब आपकी यह ड्यूटी है, आप यह करिए अब। एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अटॉर्नी जनरल कैसे फंक्शंस अपने डिस्चार्ज करेगा, जो उसको इस संविधान ने दिए हुए हैं डिस्चार्ज करने के लिए, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फॉर, या कोई अन्य कानून ने दिए हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए, तो वह भी डिस्चार्ज करेगा, कौन, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 76 का क्लोज 2 भी यहाँ खत्म। अब आर्टिकल 76 का क्लोज 3, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब अटॉर्नी जनरल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, निभा रहा है, तो उसके पास क्या राइट रहेगी, अटॉर्नी जनरल के पास क्या अधिकार रहेगा, कि राइट ऑफ ऑडियंस, हर अदालत में, इंडिया की, भारतवर्ष की हर अदालत में अटॉर्नी जनरल जाके खड़ा हो सकता है और मैटर को सुन सकता है, ठीक है। तो यही है, शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस, उसको सुनने का अधिकार है कि कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है, कोई भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस से लेके और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी उसके पास पूरा राइट रहता है। ये हमें आर्टिकल 76 क्लोज 3 बताता है। अब आर्टिकल 73 क्लोज 4, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर दोबारा लग गया, अटॉर्नी जनरल कब तक अपने कार्यालय में बने रहेंगे, जब तक कि राष्ट्रपति साहब चाहेंगे। एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, और अटॉर्नी जनरल की तनख्वाह कौन डिटरमाइन करेगा, तय करेगा, राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। यह है हमारा आर्टिकल 76 पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। अब सरकार का बिजनेस कैसे चलेगा, सरकार का व्यवहार, सरकार का बिजनेस कैसे चलेगा, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, व्यवहार कैसे चलेगा सरकार के
व्यापार का, उनके बिजनेस मतलब वही कामकाज का। अब ये कह रहा है आर्टिकल 77 हम पढ़ेंगे अब, जो कि बोलता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसा होगा कंडक्ट, किसका, बिजनेस का, किसका, भारत सरकार का। अब यह पढ़ेंगे हम। ईमेल आ गया, रुको बैक कर देता हूँ। अब 77 का 1, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके, भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शैल बी एक्सप्रेस टू बी द टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन भारत सरकार के किसके नाम पर लिए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे। किसका सिक्का चलेगा, राष्ट्रपति जी का सिक्का चलेगा। 77 का क्लोज 2, orders and other instruments made and executed in the name of president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules। जो रूल्स बनाए दिए जाएंगे इस संदर्भ में, जो ऑर्डर्स निकाले जाएंगे और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएंगे वो किस हिसाब से एग्जीक्यूट किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा। जो भी रूल्स में मेथड और मैनर ऑथेंटिकेटेड है उस तरीके से किए जाएंगे। टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी करेंगे उनको। एंड द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज सो ऑथेंटिकेटेड, और क्या वैलिडिटी रहेगी, कब तक वैलिड रहेंगे वो, शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसी भी कोर्ट में वह प्रश्न में नहीं उठेगा और कोई भी व्यक्ति उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता कि यह तो वह ऑर्डर है ही नहीं, यह तो वह इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जो कि राष्ट्रपति साहब ने एग्जीक्यूट किया था। यह हमारा 77 का 2 हो गया। अब 77 का 3, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति साहब ही रूल्स बनाएंगे कि इस भारत सरकार का किस तरह व्यापार अच्छा चल सकता है और किस तरह का व्यापार, मतलब क्या प्रक्रिया रहेगी पूरे व्यापार की। एंड फॉर द अलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस, और कौन कौन से मंत्रिमंडल के मंत्री को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी तो राष्ट्रपति रूल बनाएंगे। पर यह क्लोज मेरे को थोड़ा यूजलेस सा लगता है। अब जो विनिंग पार्टी होती है शायद वही मिनिस्ट्री दे देती है, वही पोर्टफोलियो देती है, लेकिन रूल्स तो बनाने का हकदार किसका है कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, वह है राष्ट्रपति साहब का। अब ये आर्टिकल 77 हमारा 77 पूरा हुआ। हम आर्टिकल 78 पढ़ेंगे। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एटसेट्रा। अब प्रधानमंत्री जी की क्या ड्यूटी है, किस बारे में क्या दायित्व है, किस संदर्भ में कि जानकारी फर्निश करे किसको, राष्ट्रपति को। अब इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शैल है मैंडेटरी है, यह प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी है। शैल है मैंडेटरी, देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ड्यूटी। क्या है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी मंत्रिमंडल ने जो भी निर्णय लिए वह प्रधानमंत्री साहब किसको बताएंगे, राष्ट्रपति जी को बताएंगे। रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। और मंत्रिमंडल ने किसके बारे में निर्णय लिए हैं, सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स की। कोई मिनिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा ऑफ द यूनियन, सेंटर की, केंद्र की। एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन कानून बनाने के क्या क्या प्रपोजल आए हैं मंत्रिमंडल में, तो यह बताएगा प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को। अब भी टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, फर्निश करेगा जानकारी किसको, राष्ट्रपति साहब को। कौन, प्रधानमंत्री जी। इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। अगर प्रेसिडेंट साहब ने खुद मंगा लिया तो वह भी फर्निश करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को। अब सी, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन, अगर राष्ट्रपति साहब चाहते हैं कि कंसिडरेशन सबमिट करिए, कौन, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस संदर्भ में लेजिस्लेशन लेगेशंस पर एक कंसिडरेशन सबमिट करिए। एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर्स, और जो भी मंत्रिमंडल ने डिसीजन लिया है उसके बारे में राष्ट्रपति साहब को जानकारी दीजिए। बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, पर डिसीजन तो ले लिया था पर फाइनल नहीं किया था काउंसिल ने, तो वो भी प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि राष्ट्रपति साहब को 78 में अगर वो जानकारी मंगवा ले तो देनी पड़ेगी, शैल है, मैंडेटरी है। अब हम पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट जो चंक जिससे उठ के आते हैं क्वेश्चंस पीटीई में, प्रीलिमिनरी में, जुडिशरी की और यूपीएससी की भी। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पार्लियामेंट, जो कि हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि है मतलब अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति साहब की, जो कि आर्टिकल आज का हमारा 123 लास्ट। तो अब बने रहो और पढ़ो। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अब गठन कैसे होगा संसद का, हमारा संसद का गठन कैसे हुआ वो लिखा है 79 में। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, केंद्र के लिए केंद्र के लिए, यूनियन के लिए, भारतवर्ष के लिए एक पार्लियामेंट होगा, संसद होगा। विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, और संसद में कौन होंगे, शैल मैंडेटरी, राष्ट्रपति साहब तो होंगे ही होंगे संसद में। एंड 2 हाउसेज, और राष्ट्रपति साहब के साथ साथ कौन होंगे, प्लस में 2 हाउसेज। एंड जामिया से प्लस का निशान लगा लेना, अच्छा समझ में आएगा। राष्ट्रपति साहब तो होंगे ही होंगे संसद में, और कौन होंगे, 2 हाउसेज,
टू हाउसेज टू बी नोन रेस्पेक्टिवली, और दोनों हाउसेज को क्या बुलाया जाएगा, पहले हाउस को बुलाया जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल, और दूसरे को क्या बुलाया जाएगा, द हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। और आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं एक बात बता रहा हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वैसे तो वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का अपर हैंड है, बट वैसे रियल लाइफ में देखने को मिलता है कि लोकसभा का अपर हैंड है। तो ये हमें रेस्पेक्टिवली, जो रेस्पेक्टिवली दिया गया है ना एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो क्यों काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 79 में हाउस ऑफ पीपल से पहले लिखा गया है, क्योंकि उसका अपर हैंड है, ठीक है। अब इसका एक केस लो है आर्टिकल 79 का, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1967 सुप्रीम कोर्ट, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था, पार्लियामेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, पार्लियामेंट एक गठित की हुई बॉडी है, एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, और यह कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं है। ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑल इंडिया रिकॉर्ड AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट। मेंस में लिख के आएंगे यह लाइन तो बहुत ही अच्छी लगेगी, 1-2 नंबर फालतू ही मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब कैसा कॉम्पोजिशन रहेगा, कौन कौन रहेगा, कौन राज्यसभा में। अब 80 का 1, द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ, शैल है मैंडेटरी है कि राज्यसभा में कौन कौन होंगे, ये होंगे ए 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 सदस्य जो कि जिनको कौन नॉमिनेट करेगा, राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लोज 3, और जो इसी 80 के क्लोज 3 में जो प्रोविजंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे राष्ट्रपति साहब। अब बी नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के 238 सदस्यों से ज़्यादा नहीं होंगे स्टेट्स के, राज्यों के, एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और इस 238 में ही मिलाकर राज्यों को भी और यूनियन टेरिटरीज के ही सदस्य होंगे, ठीक है, जो राज्यों से चुनकर आते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। कितने होंगे, नॉट मोर देन 238, और नॉमिनेटेड कितने होंगे 12, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी होंगी 250 मेंबर्स इन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब 80 का 2, द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे एलोकेट होगी, किसमें, राज्यसभा में, टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, तो कौन उसे फिल्ड करेगा सीट्स को राज्यसभा में, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है किसके, राज्यों के, एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के, शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन दैट बिहाफ कंटेंट इन द 4th शेड्यूल, और जो 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा दे रखे हैं, 4th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस हिसाब से ही राज्यसभा में सीट एलोकेट होगी। अब हम पढ़ते हैं 80 का 3, द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लोज ए, अब अंडर सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1, जो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे किस द्वारा, जो 12 मेंबर नॉमिनेट कर रहे थे राष्ट्रपति साहब, जो सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 में हो रहे थे, वो कैसे होंगे, शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज, तो वो 12 मेंबर क्या होंगे, जिन व्यक्तियों को स्पेशल नॉलेज है, कुछ स्पेशल तरह की जानकारी का ज्ञान है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या उन्हें रियल लाइफ का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज ऑफ द फॉलोइंग नेमली, और किन संदर्भ में, किन मैटर्स के संदर्भ में, किन मुद्दों में उनको स्पेशल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है इन मैटर्स में। क्या क्या है वो मैटर, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। अगर उन 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट करेंगे राष्ट्रपति साहब, उनको किस में होना चाहिए रुचि उनकी, या तो वो लिटरेचर में बहुत बड़े महारथी होने चाहिए, साइंस में होने चाहिए, आर्ट में होने चाहिए, और सोशल सर्विस में होने चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो राज्यसभा के मेंबर हैं आप सभी उन्हें जानते हैं, जो जया बच्चन है उन्हें राज्यसभा के मेंबर चुना गया था, तो क्या वो इलेक्शन लड़ी थी, बिल्कुल नहीं लड़ी थी, वो स्टेट की, वो राज्य की रिप्रेजेंटेटिव थी महाराष्ट्र की, और उन्हें जया बच्चन को चुना गया था एज अ राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर को क्यों चुना गया था राज्यसभा का मेंबर, क्योंकि वो सोशल सर्विस में थे या वो आर्ट में थे, आर्ट क्रिकेट खेलना क्या आर्ट है, ये उसी चीज़ में थे, तो इसलिए सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर चुना गया था। क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, सुनाई दिया था कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, बिल्कुल भी नहीं लड़ा था, वो नॉमिनेटेड मेंबर थे और राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा में एक सीट दी थी। अब हम पढ़ेंगे 80 का 4, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट, जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे राज्यसभा के हर स्टेट में, हर राज्य के, इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा में, शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो उन्हें कौन चुनेगा, उन राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनेगा, और जो राज्यसभा के सदस्य जो 238 सदस्य उनको कौन चुनेगा, उनको चुनेंगे मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो मेंबर्स है सदस्य है किसके, एमएलए हाउस उस राज्य के, एमएलसी हाउस नहीं चुनते हैं उन्हें, एमएलए हाउस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उस राज्य की, वो चुनते हैं उन्हें, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट,
और हर एमएलए के पास एक वोट रहेगा और वो अपनी वोट किसको देंगे, जो उन्हें मेंबर चुनना है, उस राज्य का जो मेंबर चुनना है उन्हें, जो कि वो राज्यसभा में बैठाना चाहते हैं। तो यह वो हमारा 80 का 4। अब हम 80 का 5 पढ़ेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे किसमें, राज्यसभा में, किसके, यूनियन टेरिटरीज से जो आएंगे, इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में, शैल बी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, और वो फिर एमएलए द्वारा नहीं चुने जाएंगे, वो चुने जाएंगे जैसा कि संसद कानून के द्वारा बता देगी। यह हुआ हमारा 80 आर्टिकल 80 पूरा। अब हम इस पे भी एक केस लॉ देख लेते हैं, जो कि केस लॉ है आर्टिकल 80 पे, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, देर इज नो डिफरेंस इन स्टेटस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता किसमें, इलेक्टेड मेंबर्स जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति जी चुनते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता ऑफ द राज्यसभा, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, डेट द इलेक्टेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो इलेक्टेड मेंबर है, राष्ट्रपति, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको चुनकर भेजते हैं राज्यों के, वो क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अपनी वोट डाल सकते हैं। वेयर एज द नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट डू सो। पर जो राष्ट्रपति जिनको चुनते हैं उन कितने मेंबर्स को, उन 12 मेंबर्स को, वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। तो यह कौन से केसों में हेल्ड हुआ था, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 81 जो कि बहुत जरूरी है, कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। क्या कॉम्पोजिशन, कैसा गठन होगा और क्या क्या रहेंगे किसमें, लोकसभा के हाउस में। तो 80 अब हम पढ़ेंगे 81 का एक आर्टिकल 81 का क्लोज 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियंस के बारे में बताया गया है कि 2 एंग्लो इंडियंस की सीट रहेगी लोकसभा में, अब वह हटा दिया गया है, तो इसको अब कोई मत पढ़िएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 331 उसको छोड़ो, अब वो हटा दिया गया है। द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ, अब लोकसभा में कौन कौन होंगे, यह होंगे, ए नॉट मोर देन 530 मेंबर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। 530 मेंबर सदस्यों से ज़्यादा नहीं होंगे, जो कि चुने जाएंगे कैसे, डायरेक्ट चुनावों से, जो कि कैसे चुनाव होंगे, जो कि राज्यों की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें चुनाव होकर चुने जाएंगे। कितने मेंबर्स, 530 मेंबरों से ज़्यादा नहीं, तो 530 सदस्य लिमिट कर दी गई है। राज्यों में से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो चुनाव होंगे वह चुने जाएंगे 530 सदस्य। अब बी, नॉट मोर देन 20 members टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड। अब 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में से लोकसभा में सीट दी जाएगी उन्हें, और उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका चुनाव का प्रक्रिया कौन बता देगा, संसद कानून के द्वारा बता देगा। तो हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी लोकसभा की, हाउस ऑफ पीपल की टोटल कैपेसिटी होगी हमारी 550 मेंबर्स, 550, ओके 550 हमारी लोकसभा की होगी, हाउस ऑफ पीपल की, और हमारी 250 हो गई थी हमारी किसकी, राज्यसभा की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। याद रखना, ये बहुत लोगों को नहीं पता, ये याद रखना, हमारा स्ट्रक्चर है ये इलेक्शन का, हमारी संसद में यह मेंबर होते हैं, याद रखना, बहुत अच्छी बात है, याद रखना। अब 81 का 2, फॉर द पर्पसेज ऑफ सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1, जो क्लोज ए, सब क्लोज ए हमने पढ़ा क्लोज 1 का, उसके पर्पसेज के लिए, उसके मतलब के लिए है, समझ लीजिए, ए देयर शैल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल। हर राज्य को उतनी नंबर ऑफ सीट्स दी जाएंगी, अलॉट की जाएंगी लोकसभा में, इन सच मैनर देन दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर, उस तरीके से की जाएंगी कि उनका जो रेशियो है, जो भाग है, जो संभाग है, इन दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर की, वो है नंबर जो दिया जाएगा, जो अलॉट किया जाएगा स्टेट को, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज सो फार एज प्रैक्टिकल द सेम फॉर ऑल स्टेट्स, कि जो एक राज्य को जो नंबर अलॉट किया गया कि आपको लोकसभा में इतनी सीट मिलेंगी, और जो उसकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, पॉपुलेशन 1 लाख है, जैसे मान के चलिए कोई एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कोई एक्स स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, तो उसका रेशियो निकाल लिया जाएगा कि 1 लाख का क्या रेशियो निकलेगा कि इस स्टेट को कितनी सीट्स की जरूरत है लोकसभा में, तो वह रेशियो के हिसाब से होगा। तो यही हमें 81 का 2 का क्लोज ए बता रहा है। क्लोज बी, ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर राज्य को विभाजित कर दिया जाएगा किसमें, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इन सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन, और इस तरीके से किया जाएगा कि जो रेशियो है, जो संभाग है पॉपुलेशन, जनता जनार्दन जनगणना का पॉपुलेशन का, ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट, जो जितनी नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा को लिए अलॉट की गई हैं, सो फार एज प्रैक्टिकल, जिस हद तक संभव हो सके, द सेम थ्रू आउट द स्टेट, तो बिल्कुल बराबर रहेंगी पूरी स्टेट में, ना कि वो कभी बढ़ेंगी ना कम होंगी, सेम थ्रू आउट द स्टेट रहेंगी वो। ठीक है, अब
सेक्शन 81 सॉरी आर्टिकल 81 क्लोज 2 का प्रोवाइजो हम पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सब क्लोज ए, जो सब क्लोज ए का प्रोविजन है, जो 2 का ए का of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seat in the House of People Lok Sabha to any state so long as the population of the state does not exceed 6 million। जब तक कि 60 लाख से वह उस राज्य की जनगणना नहीं बढ़ जाती, जब तक कि यह क्लोज ए उस राज्य में नहीं लागू होगा। अब कौन सी ऐसी राज्य रह रहा है जिसका हिंदुस्तान में 28 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 60 लाख से कम लोग हैं? कोई भी ऐसा राज्य नहीं है। तो इसीलिए विभाजन कर दिया गया है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और हर सीट्स लोकसभा की डिवाइड हो चुकी है कि कितनी एक राज्य में कितनी सीट्स मिलेंगी लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। अब 81 का 3, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज अ सर्टेन, ये तो उसकी बात हो रही है, लास्ट सेंसस की बात हो रही है। तो लास्ट सेंसस हमने काम से कैलकुलेट किया था, अभी तक हमारा चल रहा है 1971 का सेंसस। अब हमारा नया सेंसस कब क्रिएट होगा? हमारा नया सेंसस क्रिएट होगा तब 2026 आ जाएगी, तब से हमारा 2026 वाला सेंसस हमारे एक्टिविटी में आ जाएगा, हमारे मूवमेंट में आ जाएगा। तो यही कह रहा है, प्रोवाइडेड द रेफरेंस टू दिस क्लोज टू लास्ट प्रेसिडेंट सेंसस टू विच द रेलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड अंटिल द रेलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर 2026। कह रहा है 2026 में जब सेंसस हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, तो उससे पहले जो 2026 से पहले कोई सेंसस आपने कोई जनगणना करवाई थी उसका रिकॉर्ड पकड़ के चलना। अब हमारे 2026 से पहले आप स्टडी करके आना, नोट करना कि 2026 से पहले कौन सा सेंसस हुआ था हमारा, क्या 2011 हुआ था या 2015 हुआ था, बताना। तो उसी हिसाब से राज्यों में लोकसभा की सीट्स बढ़ती हैं। यह हुआ हमारा आर्टिकल 81 पूरा। अब आर्टिकल 82 हम पढ़ेंगे, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछता। अब आर्टिकल 83, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कितनी ड्यूरेशन रहेंगी किसकी, जो संसद के हाउसेज है उनकी। 83 का 1, द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अब राज्यसभा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। क्यों खत्म नहीं हो सकती वो बताऊंगा। अभी कभी सुना है कि राज्यसभा कभी डिसोल्व हो गई है? राज्यसभा में कौन सदस्य कब चुने जा रहे कभी पता चलता है? नहीं पता लगता, वो तुरंत हो जाता है, तुरंत। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा तो डिसोल्व हो ही नहीं सकती। बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स देयर शैल रिटायर एज सून एज मे बी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकंड ईयर। पर हर दूसरे साल, जैसे ही दूसरा साल खत्म हुआ वैसे ही 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, और संसद ने इस बिहाफ पे कानून बना रखा है कि कैसे वह रिटायर होंगे 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल की समाप्ति पर, ठीक है। यह हमारा 83 का 1 हुआ। 83 का 2, द हाउस ऑफ पीपल अनलेस शूनर डिजोल्व। अब लोकसभा जब तक डिजोल्व होती है उससे पहले क्या करेगी? शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। जब तक डिजोल्व होती है जब तो ठीक है ना, तो 5 साल तक वह बनी रहेगी लोकसभा अपने कार्यकाल में, मतलब संसद में। from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of 5 years। और 5 साल कब से कैलकुलेट होंगे? फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, जब से उनकी फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट वो मीटिंग करते हैं चुनने के बाद वो लोकसभा के मेंबर संसद में, तब से 5 साल कैलकुलेट होंगे, ठीक है। एंड नो लोंगर डेट अपॉइंट एंड नो लोंगर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड। और 5 साल से ज़्यादा तो बिल्कुल किसी शर्त में रह ही नहीं सकते वह उस लोकसभा के मेंबर, ठीक है। 5 ईयर शैल ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन हो, और जैसे ही 5 साल हुए और इलेक्शन नहीं हुए तो माना जाएगा कि लोकसभा डिसोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब आर्टिकल 83 का 2 का प्रोवाइडेड द सेड पीरियड में वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज इन ऑपरेशन। बताया जा रहा है जो ये लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल है, अगर कोई इमरजेंसी चल रही है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी चल रही है, बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो वो उनका लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा और 1 साल से ज़्यादा एक बारी में नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंड नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। और जैसे किसी मेंबर का, लोकसभा के मेंबर का जो भैया इमरजेंसी चल रही है तो सबका कार्यकाल बढ़ेगा 1 साल। तो बढ़ेगा कब? अगर 4.5 साल उनके हो गए हैं, 4.5 साल उनके हो गए हैं और 1 साल और इमरजेंसी लागू में है तो उनका 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। तो उनका पीरियड अब कितना हो गया? भाई 6 महीने तो उनके रह रहे थे, वो तो वो करेंगे। अब 5 साल से लेके अब उनका कितना होगा? 1 साल तो वह मिल गए उन्हें। और अब कह रहा है जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो 6 महीने से ज़्यादा, जैसे इमरजेंसी खत्म हुई 6 महीने से ज़्यादा तो किसी भी हालत में अब बढ़ नहीं सकता। जैसे किसी के 5 साल पूरे होने वाले हैं और तभी इमरजेंसी लग जाती है तो क्या होता है? 1 साल उसका बढ़ा दिया जाता है। कानून, संसद ने जो कानून बना रखा है उस हिसाब से 1 साल बढ़ा दिया जाता है। और अब मान के चलिए 1 साल जो बढ़ाया जाता है
उससे पहले ही अब 1 साल तो बढ़ा दिया, उसके 5 साल 2 महीने हुए थे, 2 महीने उसने एक्स्ट्रा मौज ले ली क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी। अब 2 महीने के बाद इमरजेंसी सीज हो जाती है, तो क्या अब उसे वापस 10 महीने मिलेंगे? बिल्कुल भी 10 महीने नहीं मिलेंगे, अब उसको बस 6 महीने मिलेंगे। और तब अगर तब भी इलेक्शन नहीं हुए तब उसको हटा दिया जाएगा, तब लोकसभा डिसोल्व हो जाएगी क्योंकि इमरजेंसी अब खत्म हो चुकी है। यही कहना चाह रहा है 83 के 2 का प्रोवाइजो। अब 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए संसद की? अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन पार्लियामेंट अनलेस, एक व्यक्ति को आप क्वालिफाई नहीं मानेंगे जब तक कि वह सीट में नहीं बैठेगा संसद की, जब तक कि वह क्या नहीं करता, यह नहीं करता। ए इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन, और जो इलेक्शन कमीशन ने कोई व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है कि उसके सामने क्या करेगा? मेक एंड सब्सक्राइब करेगा, क्या? एन ओथ, एक शपथ लेगा, और अफर्मेशन, और अपने ड्यूटीज की अफर्मेशन भरेगा, हाँ भरेगा कि मैं यह रोल निभाऊंगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द 3rd शेड्यूल। हो तो 3rd शेड्यूल में जो शपथ का फॉर्म है, अफर्मेशन का फॉर्म है, उसके हिसाब से शपथ लेगा। कौन? वह संसद का मेंबर सदस्य। अब बी इज इन द केस ऑफ अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अगर केस किसका है? राज्यसभा की सीट का है। नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, तो 30 ईयर्स ऑफ एज का कम से कम 30 साल का तो वह होना चाहिए राज्यसभा में बैठने के लिए वह व्यक्ति, राज्यसभा में बैठने के लिए वह व्यक्ति, उस सदस्य की उम्र 30 साल तो कम से कम होनी चाहिए। एंड इन द केस ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल, और लोकसभा की सीट का जब तक सवाल है संसद में, तो वह व्यक्ति कितनी उम्र का होना चाहिए? 25 साल की उम्र का तो वह होना ही चाहिए, जब उसको लोकसभा में सीट मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। और राज्यसभा में सीट कब मिलेगी उसको? जब वह 30 साल का हो चुका होगा। सी possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament, तो उसको इतनी क्वालिफिकेशन तो रखनी पड़ेगी जितना कि संसद कानून के द्वारा बता देगा कि कितनी क्वालिफिकेशन किसकी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई किसकी होनी चाहिए, या कुछ भी एक्सपीरियंस होना चाहिए किसको? लोकसभा के मेंबर को और राज्यसभा के मेंबर को, सदस्य को। अब आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अब अब जो सत्र कैसे चलेंगे संसद के, और प्रोरोगेशन रद्द कैसे किया जाएगा, और उनको डिसोल्यूशन उनको डिसोल्व कैसे किया जाएगा। अब 85 का 1 द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो राष्ट्रपति साहब समय दर समय सम्मन करेंगे हर एक हाउस जो कि संसद का है, टू मीट एट सच टाइम, की मुझसे ऐसे समय में आके मिलो, एंड प्लेस, ऐसी जगह पे आके मिलो, एज ही थिंक्स फिट, जैसा भी राष्ट्रपति को उचित लगता है। बट 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन इट्स लास्ट सिटिंग, पर 6 महीने किसी भी हालत में नहीं गुजरने चाहिए उसकी लास्ट बैठक से, इन वन सेशन, एक सेशन में, एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग एंड इन नेक्स्ट सेशन, जैसे कि उसकी फर्स्ट सिटिंग हुई थी, तो फर्स्ट सिटिंग से लेके 6 महीने के बाद का टाइम नहीं गुजरना चाहिए, 6 महीने के बाद उनको बैठना ही बैठना पड़ेगा। यह कह रहा है हमारा 85 का 1, 85 का 2। द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो राष्ट्रपति साहब समय दर समय क्या करेंगे? ए प्रोरोग द हाउसेज और ईदर हाउस, रद्द कर देंगे कोई से भी हाउस को, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी रद्द कर देंगे। बी डिसोल्व द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को डिसोल्व कर देंगे कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं काम करना। अब यह कह रहा है डिसोल्व द हाउस ऑफ पीपल, डिसोल्व कर देंगे किसको? लोकसभा को। वो बोला मैंने ऐसे ही, लेकिन डिसोल्व कर देंगे, ठीक है। अब केस लो हमारा इसके ऊपर 85 के ऊपर कौन सा केस लो है? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नारायण, क्या हेल्ड किया था इसमें? आर्टिकल 85 इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ सेशंस। आर्टिकल 85 क्या प्रोविजन है, क्या धारा बताता है, क्या कानून बताता है? होल्डिंग ऑफ सेशंस की सत्र कैसे होल्ड किए जाएंगे, रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। यह नहीं बताता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, तो 79 बता देता है। बस 85 तो क्या बताता है कि सेशंस कैसे होल्ड करेंगे राष्ट्रपति साहब, यह बताता है। ये केस में हेल्ड हुआ था इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नारायण में ये हेल्ड हुआ था। अब अगर एक और केस देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, वह केस है रामदास अटावले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रामदास अटावले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता? पर्पस ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट वाज टू डू अवे विद समनिंग ऑफ पार्लियामेंट ट्वाइस अ ईयर। जो फर्स्ट अमेंडमेंट का पर्पस था यह था कि सम्मन कर सकते हैं किसी भी हाउस जो संसद का है साल में 2 बार। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस ट्वाइस अ ईयर, और जो राष्ट्रपति साहब हैं वो 1 साल में एड्रेस कर सकते हैं, मतलब अपनी बातें रख सकते हैं संसद के हाउसेज के सामने साल में 2 बार, ठीक है। तो यह किस में हेल्ड हुआ था? रामदास अटावले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 सुप्रीम कोर्ट। अब ना हम आर्टिकल पढ़ेंगे 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेज। राष्ट्रपति जी की राइट, क्या अधिकार है उनके पास कि एड्रेस करे और मैसेजेस भेजे, अपने मैसेजेस भेजे किसको?
संसद के हाउसेस को। अब 86 का 1, द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो राष्ट्रपति साहब कोई से भी हाउस जो संसद का हाउस उसको एड्रेस कर सकते हैं, मतलब उसमें भाषण दे सकते हैं। और बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर, या दोनों हाउसेज अगर असेंबल टुगेदर हैं, एक साथ एकत्रित हुए हैं, तो उनको भी भाषण दे सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, और भाषण देने के मतलब के लिए उन्हें एक जगह पर बुलाने के लिए क्या कर सकते हैं, रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, जो उन सदस्य के जो संसद के हाउसेस के सदस्य हैं उनकी हाजिरी रिक्वायर कर सकते हैं। यह कह रहा है 86 का 1। अब 86 का 2, द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति साहब मैसेज भेज देंगे किसी भी हाउस जो संसद का है, इधर लोकसभा राज्यसभा, वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल, किस संदर्भ में भेजेंगे, किसी बिल के संदर्भ में, देन पेंडिंग इन पार्लियामेंट, जो कि संसद में पेंडिंग है कोई बिल, और अदरवाइज कोई और विषय पर। एंड अ हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंड, और जिस हाउस को, जिस संसद के हाउस को मैसेज मिला है, प्राप्त हुआ है, शैल विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच, तो जैसे ही वो मैसेज मिला तो क्या करेगा भाई हाउस, कंसीडर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय द मैसेज, तो जो मैसेज राष्ट्रपति साहब ने भेजा है उस मैसेज को उस बिल के अकॉर्डिंगली संदर्भ में कंसीडर करेंगे, उसकी बातचीत करेंगे, टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन में लेंगे वह मैसेज जो राष्ट्रपति साहब ने भेजा है किसी बिल के संदर्भ में या किसी अदरवाइज के संदर्भ में। यह हुआ हमारा 86 का 2 पूरा, हमारा 86 आर्टिकल पूरा। अब 87 पढ़ेंगे। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आ सकता है प्री में। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, इंडेक्स बेस्ड स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का स्पेशल भाषण, स्पेशल एड्रेस किसी हाउस में, आप बता रहे हैं 87 का 1। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जैसे ही फर्स्ट सेशन चालू हुआ किसका, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर एक जनरल इलेक्शन लोकसभा के बाद, ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और हर साल भाई, एक तो जब लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हुए उस हर पहले सत्र में, और हर साल जो पहला सत्र होगा, जैसे अब 2024 है, अब हमारे अभी करंटली इलेक्शन हुए हैं, अब पहला सत्र होना है, अभी सत्र होना है ना ये जून में, अब 2025 का जो पहला सत्र बैठेगा उसमें भी क्या कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, तो राष्ट्रपति साहब जब दोनों हाउसेज जो असेंबल्ड होंगे साथ में क्या करेंगे, एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ कॉजेज ऑफ इट्स सम्मन, इकट्ठा कर लेंगे दोनों हाउसेज ऑफ जो संसद के दोनों हाउसेज उनके सदस्यों को इकट्ठा कर लेंगे एड्रेस असेंबल के लिए, और उनको बताएंगे कि मैंने आपको एकत्रित क्यों करवाया, अपने रीजंस बताएंगे। यह बोलता है 87 का 1। 87 का 2, प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ ईदर हाउस ऑफ फॉर द एलोकेशन ऑफ टाइम, प्रोविजन बनाया जाएगा, किस रूल, क्या नियम बनाए जाएंगे कि दोनों हाउसेज के सदस्यों को कितना समय दिया जाएगा बोलने में, क्या बोलने में, संसद में अपने विचार रखने में। फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन सच एड्रेस, जो कि राष्ट्रपति साहब ने कोई एड्रेस किया था कोई की बिल के संदर्भ में, तो प्रोविजन बनाए जाएंगे कि कौन सा हाउस और उसके सदस्य कितने टाइम तक अपना विचार रख सकते हैं, वो बोलेंगे। अब ये तो है नहीं कि भाई एक सदस्य खड़ा हो गया तो बोलने में तो मेरे जैसा व्यक्ति भी नहीं थकता है, तो वह तो नेता है, वह कैसे थकेंगे, तो प्रोविजन बनाए जाएंगे कि कौन सा नेता कितना बोलेगा और कितना समय उसे दिया जाएगा। यह 87 हमारा पूरा हुआ। 88 आर्टिकल 88 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट ऑफ हाउसेज, तो मंत्रिमंडल जो यूनियन कैबिनेट के मंत्री थे वो, और अटॉर्नी जनरल जो हमारे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया थे उनकी क्या अधिकार हैं, किसके संदर्भ में, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के संदर्भ में। अब एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हर एक मंत्रिमंडल, हर एक मंत्रिमंडल का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के लिए भारत का था वो, शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, उनके पास अधिकार रहेगा कि वो बोल सकते हैं, अपने मुंह में से शब्द निकाल सकते हैं। एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, या बोल नहीं सकते तो बस बैठे रह सकते हैं और प्रक्रिया को देख सकते हैं। ऑफ ईदर हाउस, कोई से भी हाउस की, बी इट बी लोकसभा की तो है ही, बी इट बी राज्यसभा, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज, या कोई जॉइंट सिटिंग हुई है हाउसेज की जिसमें राज्यसभा और लोकसभा एकत्रित हुए हैं, उसमें भी वह बोल सकते हैं और बैठ सकते हैं, अपनी प्रक्रिया को देख सकते हैं उनकी। एंड इन एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, या कोई पार्लियामेंट की कोई कमेटी बनाई है और जिसका उसको सदस्य, उनको यूनियन कैबिनेट के मंत्रिमंडल में से किसी सदस्य को मेंबर बनाया गया, सदस्य बनाया गया, या अटॉर्नी जनरल को, तो वहां भी वह राइट टू स्पीक रखते हैं। बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट, पर यह मत समझ लेना कि वो एंटाइटल्ड टू वोट है, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं रहेगा। किसको, मंत्रिमंडल के मिनिस्टर्स को, और हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं रहेगा वोट करने का अधिकार बाद में जब वो चुन लिए जाएंगे। अब ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, अब हम ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बस 89 आर्टिकल और आर्टिकल 90 पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, और एक 92 भी पढ़ लेंगे, ठीक है, 92 भी पढ़ लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलो देखते हैं। अब आर्टिकल 89, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अब राज्यसभा में चेयरमैन होंगे और डिप्टी चेयरमैन होंगे, याद रख लीजिए जगह।
अब 89 का 1, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो उपराष्ट्रपति होंगे भारतवर्ष के वो एक्स ऑफिशियो तो रहेंगे, मतलब वो उपराष्ट्रपति की तरह भी डील करेंगे, मतलब अपना कार्यकाल संभालेंगे, कार्यालय संभालेंगे, और चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और राज्यसभा के भी वो चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। अब 89 का 2, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल, तो राज्यसभा क्या करेगी, शैल मैंडेटरी है, as soon as may be choose a member of the council to be deputy chairman thereof। जितनी जल्दी हो सके, संभव हो सके, तो मेंबर सदस्य राज्यसभा के क्या करेंगे, एक मेंबर को, एक सदस्य को चुन लेंगे, जो कि सदस्य क्या बनेगा, डिप्टी चेयरमैन बनेगा राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट, और जल्द से जल्द जब भी वह रिटायर हो जाता है, वह व्यक्ति जो डिप्टी चेयरमैन बना है, उसका ऑफिस वेकेंट होगा, खाली हो जाएगा। द काउंसिल, अब राज्यसभा दोबारा क्या करेगी, शैल चूज अनदर मेंबर टू बी डिप्टी चेयरमैन, एक और सदस्य को चूज कर लेगी, जो कि क्या बनेगा, डिप्टी चेयरमैन बनेगा। ईमेल आके हटा देता हूँ ऊपर। तो अब वो जो डिप्टी चेयरमैन दोबारा बनेगा। अब ये हुआ हमारा 89। हम आर्टिकल 90 पढ़ते हैं। वकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। अब कैसे खाली किया जाएगा डिप्टी चेयरमैन का पद, और वो रिजाइन भी कर सकता है कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, यह बताएगा 90 में। अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, एक सदस्य ने एक कार्यालय को होल्ड कर रखा, और किस पोस्ट पर, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का। ए शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द काउंसिल, वो अपने ऑफिस को, कार्यालय को छोड़ देगा अगर वह राज्यसभा का सदस्य ही नहीं रहा, तो वह रिटायर हो गया, तो एवरी सेकंड ईयर तो वह छोड़ देगा। बी मे एट एनी टाइम, किसी भी समय, बाय राइटिंग अंडर रिजाइन, अपने हाथों से लिख कर क्या, एड्रेस टू द चेयरमैन को एड्रेस कर देगा क्या, रिजाइन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से इस्तीफा दे देगा, अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति साहब को, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो अपने ऑफिस से त्याग पत्र दे देगा, वह डिप्टी चेयरमैन। सी may be removed from his office by resolution of the council passed by majority of all the 10 members of the council। तो डिप्टी चेयरमैन को पद से हटाया भी जा सकता है। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, और वो रेजोल्यूशन को कैसी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी से। अगर 100 मेंबर है राज्यसभा के और मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास होना है कि डिप्टी चेयरमैन को हटाना है, तो 50+1 ने भी अगर पास कर दिया हुआ रेजोल्यूशन, तो डिप्टी चेयरमैन हट जाएगा राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के पद से। अब आर्टिकल 90 का प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज सी। अब बताया गया है कि कोई भी रेजोल्यूशन जो सी में मैंने बताया कि रेजोल्यूशन पास होगा सिंपल मेजोरिटी से, शैल बी मूव नहीं किया जाएगा, अनलेस एक्सेप्शन क्या है, एटलीस्ट 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन फॉर ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दे दिया था उन मेंबर्स ने कि हम डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन लेके आने वाले हैं। 14 दिन का नोटिस मैंडेटरी है, ठीक है। अब आर्टिकल 91, power of the deputy chairman or other person to perform the duties of the same, power of deputy chairman or other person to perform the duties of the office of or act as chairman। अगर चेयरमैन साहब, उपराष्ट्रपति साहब नहीं है राज्यसभा में, तो शक्तियाँ के बता रखी है कि डिप्टी चेयरमैन की क्या शक्ति है कि राज्यसभा के कार्यालय को संभाले, मतलब उसके हाउस को संभाले, कार्रवाई। अब 91 का 1, वाइल द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन इज वेकेट, जबकि हमारे उपराष्ट्रपति साहब नहीं है और चेयरमैन और वो ऑफिस ऑफ चेयरमैन, कार्यालय राज्यसभा के चेयरमैन का खाली है, कुर्सी खाली है, और ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और उस समय के दौरान जब हमारे उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति साहब की ड्यूटी निभा रहे हैं, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन। अब राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी कौन निभाएगा, डिप्टी चेयरमैन निभाएगा चेयरमैन की ड्यूटीज। और इफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो वेकेंट, और कहा गया उसी टाइम पूरा संकट आ जाता है, उस टाइम जिस टाइम उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति की जो ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उस टाइम वह निभाएंगे डिप्टी चेयरमैन। अब डिप्टी चेयरमैन जी का भी ऑफिस खाली है, तो पूरा संकट आ जाता है। बाय सच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो कौन निभाएगा चेयरमैन की ड्यूटी, कोई भी एक सदस्य राज्यसभा का, एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर दिस पर्पस। और कौन चुनेगा उस सदस्य को, राष्ट्रपति साहब चुनेंगे। अब तुम सदस्य राज्यसभा के, अब तुम चेयरमैन बनोगे और कार्यकाल और देखोगे कामकाज राज्यसभा का। अब 91 का 2, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो उनकी अनुपस्थिति होती है, कहाँ से, राज्यसभा से। द डिप्टी चेयरमैन और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, तो डिप्टी चेयरमैन उसके संभालेंगे। अगर वह डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो कौन संभालेगा, सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द काउंसिल, तो वह पर्सन संभालेगा जो इसको तय किया जाएगा, जो रूल बनाए हुए हैं राज्यसभा के, उस बेसिस पे। और इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट, अगर कोई भी वह व्यक्ति उसकी भी उपस्थिति नहीं है, सच अदर पर्सन एज बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल, तो वह व्यक्ति संभालेगा चेयरमैन का भार। एज द काउंसिल शेल एक्ट एज चेयरमैन, जो कि राज्यसभा अपॉइंट कर दे, और वो एक्ट कैसे करेगा,
चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की तरह एक्ट करेगा। यह हुआ हमारा 91 पूरा। अब आर्टिकल 92, अब 92 वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रखा है कि भाई चेयरमैन को हटाना है, चेयरमैन को डिप्टी चेयरमैन को हटाना है तो कौन उसका प्रिजाइड करेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, प्री में नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे 93, आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं किसमें, लोकसभा के हाउस में, संसद के एक हाउस होता है हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, उसमें कौन होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। हम 93 में यही पढ़ेंगे। द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा शैल मैंडेटरी, उसमें क्या होगा, एज सून एज में भी जितनी जल्दी उसका गठन हो, चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। उन्हीं लोकसभा के हाउसेज में थे, सदन में से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही कौन बनेगा, वह चूज किए जाएंगे, उन्हीं सदस्यों द्वारा क्या चुने जाएंगे कि एक बनेगा स्पीकर और एक उन्हीं सदस्यों में से बनेगा डिप्टी स्पीकर, ठीक है। एंड सो ओपन एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिकम्स वेकेंट, और जैसा भी सिचुएशन हो, स्पीकर किसका, कार्यालय स्पीकर जी का और डिप्टी स्पीकर जी का खाली हो जाता है, वेकेट हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर टू बी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एज द केस में बी। तो लोकसभा का हाउस दोबारा चुनेगा किसको, एक और सदस्य को, जो कि बनेगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। यही हमें 93 बोलता है और कुछ नहीं बोलता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब ये 94 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बताता है कि कौन किसको रिजाइन देगा, त्याग पत्र देगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आर्टिकल, चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं हम, अब 94 पढ़ ही लेते हैं भाई, क्या पता आ जाए क्वेश्चन। वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। कैसा है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने कार्यालय को कैसे छोड़ेंगे, उस पोस्ट को, और अगर उनको त्याग पत्र देना होगा तो वो 94 में रूल बता रखे हैं। अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, एक सदस्य जो लोकसभा का मेंबर भी है, उसने ऑफिस होल्ड कर रखा है किसका, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, ऑफ द हाउस ऑफ पीपल किसका, लोकसभा का। ए शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, वो अपना पद छोड़ देगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, अगर तो वह लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहता तो। बी मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस इफ सच मेंबर स्पीकर, अगर वह मेंबर स्पीकर है तो त्याग पत्र किसको देगा, लिखित में अपने हाथ से ही देगा, किसको, डिप्टी स्पीकर को। एंड इफ सच मेंबर इज अ डिप्टी स्पीकर, अगर त्याग पत्र देना किसको, डिप्टी स्पीकर को, तो वह अपने हाथ से लिखकर किसको देगा, अपना त्याग पत्र स्पीकर जी को, एंड रिजाइन कर देंगे अपने कार्यालय से। सी मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो या तो उनको हटा दिया जाएगा एक रेजोल्यूशन पास करके, और रेजोल्यूशन कौन पास करेंगे, लोकसभा के सदस्य पास करेंगे, और वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए मेजोरिटी से, वो भी सिंपल मेजोरिटी रहेगी, 50+1 वाला जो एग्जांपल था वो समझ के रख लीजिए, तो उनको हटा दिया जाएगा। अब आर्टिकल 94 का प्रोवाइजो प्रोवाइड एट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज सी शैल बी मूव्ड एट लीस्ट एंड 14 डेज नोटिस हैज बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। बताया जा रहा है कि कोई भी रेजोल्यूशन जब तक कि नई हरकत में आएगा, जब तक कि 14 दिन का पहले नोटिस दे दिया है अपनी इंटेंशन का, अपनी नीयत का, कि हम रेजोल्यूशन मूव करने वाले, और किस एवज में, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए। प्रोवाइड टू प्रोवाइड फर्दर दैट व्हेनेवर द हाउस ऑफ पीपल इज डिसॉल्व, बताया जा रहा है जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसॉल्यूशन। तो जो स्पीकर रहेंगे वो अपने ऑफिस को वैकेट नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन जो स्पीकर बने हैं पिछले साल के योजना वाले, वो करंट में भी अपने पद को नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि जो अगली मीटिंग, जो नए जनरल इलेक्शन के बाद वो पहली मीटिंग होती है और नए स्पीकर को नहीं चुन लिया जाता, जब तक कि नहीं छोड़ेंगे। यह आपने देखा भी होगा, जो हमारे ओम बिरला है, जो करंट के स्पीकर हैं, क्या उन्होंने स्पीकर का कार्य का, जो स्पीकर का पद दिया होता, क्या उन्होंने छोड़ा? इलेक्शन हुए हैं अभी जून में, रिजल्ट आया 4 जून को, क्या उन्होंने छोड़ा? 7 चरणों में इलेक्शन हुए हैं, क्या उन्होंने छोड़ा अपना पद? बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यह लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 94 के प्रोवाइजो 2 में कि वह नहीं छोड़ेंगे अपने कार्यालय को, अपने पद को, स्पीकर पद को। डिप्टी स्पीकर छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, यह उनके बारे में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उनके बारे में नहीं लिखा हुआ, बस स्पीकर, स्पेसिफिकली स्पीकर लिखा हुआ है, डिप्टी स्पीकर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्टिकल 95 कोई नहीं पूछता, आर्टिकल 95 छोड़िए, 96 को भी छोड़िए। 97 में बस ये बता रहा है कि सेकंड शेड्यूल में उनकी सैलरीज वगैरह होगी, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, और चेयरमैन की और डिप्टी चेयरमैन की। 97 में सेकंड शेड्यूल बता रहा है कि उसमें उनकी सैलरीज अलाउंसेस दिए होंगे। और 98 को कोई नहीं पूछता। अब कंडक्ट ऑफ बिजनेस देख लेते हैं। बट आर्टिकल 99 ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। अब शपथ और अफर्मेशन हाँ हामी कैसे भरेंगे? कौन? मेंबर, सदस्य। एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हर सदस्य किसका? दोनों हाउसेज में से, संसद का कोई से भी हाउस का। शैल बिफोर टेकिंग ए सीट, जब उससे पहले कि वे अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाए। मेक एंड सब्सक्राइब, क्या करेंगे? पढ़ेंगे, शपथ लेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। क्या? अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, किसके सामने? राष्ट्रपति जी के सामने।
और सम मेंबर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, या कोई और सदस्य जो राष्ट्रपति ने इस बिहाफ पे अपॉइंट करा कि तुम उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को शपथ दिलाइए। और एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर दिस पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल, और जो शपथ लेंगे वह मेंबर दोनों हाउसेज के, या तो राष्ट्रपति के आगे या राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को अपॉइंट करा है इस बिहाफ में उनके आगे, और फॉर्म कहाँ अवेलेबल करा है, थर्ड शेड्यूल में अवेलेबल करवा रखा है। ठीक है, अब यह हो गया हमारा आर्टिकल 99। आर्टिकल 100 को छोड़िए, अब आर्टिकल 101 वेकेशन ऑफ सीट्स। वकेशन ऑफ सीट्स, अब इसमें बता रखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, अब सदस्य कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे उसके पार्लियामेंट के। आर्टिकल 101 पढ़ेंगे अब हम, वकेशन ऑफ सीट्स 101 का 1, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एक व्यक्ति सदस्य नहीं रहेगा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, एक व्यक्ति लोकसभा का भी मेंबर है और राज्यसभा के मेंबर, ऐसा नहीं हो सकता, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द वेकेशन ऑफ पर्सन हु इज चूजन एज अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ हिज सीट इन वन हाउस, और कानून संसद द्वारा कानून बन जाएगा तो उस कानून में क्या लिखा होगा, वो प्रोविजन बना देंगे कि जो व्यक्ति पहले तो राज्यसभा का भी मेंबर था, मतलब है भी, और वह लोकसभा का इलेक्शन भी जीत चुका है, तो अब वो प्रोविजन संसद कानून बना देगा कि वह व्यक्ति अब कौन सा होल्ड करेगा अपनी सीट, अपनी कुर्सी लोकसभा में या राज्यसभा में, तो ऑब्वियसली लोकसभा में करेगा क्योंकि हैवी हैंड होता है। 101 का 2, नो पर्सन शैल बी मेंबर बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, कोई भी व्यक्ति मेंबर नहीं रहेगा किसका, या तो संसद के दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउसेज का, या किसका साइमल्टेनियस में एक साथ किसका, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की विधायिका का भी मेंबर नहीं रहेगा, ईदर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और ईदर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड योर पर्सन इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, अगर वह व्यक्ति उस व्यक्ति को चूज कर लिया जाता है कि क्या चूज कर लिया जाता है कि वह लोकसभा के मतलब पार्लियामेंट के संसद के कोई सी हाउस का मेंबर भी है और वह राज्यसभा के विधायिका का भी मेंबर है, वह राज्य की विधायिका के मेंबर, तो क्या होगा, एट द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड में भी इन रूल्स, और रूल्स में बता दिया जाएगा उस एक्सपायरेशन के पीरियड में, मेड बाय प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति बनाएंगे, दैट पर्सन शैल इन पार्लियामेंट, दैट पर्सन सीट इन पार्लियामेंट शैल बिकम वेकेंट अनलेस ही हैज प्रीवियसली रिजाइन्ड इन हिज सीट इन द लेजिस्लेटिव स्टेट। देखो क्या टूटी कर रखी है, देखो क्या कर रखी है, अगर वह एक व्यक्ति चुन लिया जाता है किसका, वह मेंबर है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का भी, और वह मेंबर चुन लिया जाता है राज्य की विधायिका का भी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो यह क्या रखा है कि राष्ट्रपति रूल्स बना देंगे इस बिहाफ में, और अगर ऐसे बिहाफ में रूल्स नहीं बनते तो क्या होगा, उस व्यक्ति की पार्लियामेंट की सीट वैकेट हो जाएगी, राज्य की विधायिका की सीट वैकेट नहीं होगी। देखो छोटी सीट को बचा रहे हैं और ऊंची सीट को उसको नहीं दे रहे हैं, वेकेट करवा दे रहे हैं, ये कितना बड़ा बात है, ये मेरे को भी नया सीखने को मिला है। 101 के 2 में यह कहता है। अब सेक्शन 101 क्लोज 3, इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अब देखिए अगर कोई सदस्य है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, ए बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन क्लोज 1 और क्लोज 2, जो ऊपर मैंने क्लोज पढ़ाया उसके अधीन आ जाता है वो, मतलब उस पे वो लागू हो जाते हैं, 102 का वो। बी रिजाइन्स हिज सीट बाय राइटिंग अंडर रिजाइन, तो रिजाइन कर देगा अपनी सीट वो सदस्य, लिखित लिखेगा रिजाइनेशन एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो रिजाइन कर देगा अपनी सीट को, किसको लेटर लिखेगा, राज्यसभा के चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को रिजाइन कर देगा, राज्यसभा के चेयरमैन को लिखेगा और रिजाइन कर देगा अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो, और अगर वह लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर को लिखेगा और रिजाइन कर देगा अपनी सीट को, एज द केस में भी, एंड इज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन और स्पीकर एज द केस में भी, और उसकी जो रेजिग्नेशन उसने पत्र लिखा है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, स्वीकार हो जाना चाहिए, तभी वो होगा। इस सीट शैल देयरअपॉन बिकम वैकेंट, तभी माना जाएगा कि उसकी सीट, उसकी कुर्सी खाली हो चुकी है। अब 101 का 3 का प्रोवाइड एट इन द केस of any resignation referred to in clause B, subclause B, if from information received or otherwise and after making such inquiry as he think fit, the chairman or the speaker as the case may be satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation। पाया जाता है कोई मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा अपनी सीट को रिजाइन कर रहा है, और जो चेयरमैन है और वो जो स्पीकर है लोकसभा को, उनको पता लग जाता है कि यह रेजिग्नेशन तो जोर जबरदस्ती कोई किसी इससे दिलवा रहा है मेंबर से, तो वह चेयरमैन और स्पीकर उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यह भी बताया गया है। अब 101 का 4,
If for a period of 60 days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all meeting thereof, अगर जो मेंबर है संसद के कोई सी भी हाउसेस का वो 60 दिन से 60 दिन तक वो गायब है और बिना परमिशन के बिना इजाजत के हाउसेस की वो गायब है तो क्या होगा, और सारी मीटिंग से गायब है वो तो क्या होगा, देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट। तो दोनों हाउस क्या कर देंगे कि उसकी सीट को खाली, उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर देंगे कि कुर्सी खाली हो चुकी है इस मेंबर की जो 60 दिन तक लगातार गायब है मीटिंग में से, किसकी, लोकसभा की और राज्यसभा की। ठीक है, अब 101 के 4 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड इन कंप्यूटिंग द सेड पीरियड ऑफ 60 डेज, तो बताया गया है आपको कैलकुलेशन करनी है 60 दिन के इस पीरियड की। नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज प्रोरोग्ड और इज एडजर्न फॉर मोर देन 4 consecutive डेज। तो वह 60 दिन में वे दिन काउंट नहीं होंगे जो कि हाउस को रद्द किया गया था और हाउस को प्रोरोग कर दिया गया था, उसकी टर्मिनेशन हो गई थी लगातार 4 कंसिक्यूटिव डेज से ज़्यादा, 4 दिनों से ज़्यादा अगर उसकी हो गई थी प्रोरोगेशन और उस हाउस की टर्मिनेशन, तो वह 60 दिन के पीरियड में कैलकुलेट मतलब नहीं कंप्यूट होगा। ठीक है, यह 101 कह रहा है। अब 102, अब हम 102 पढ़ लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप कैसे डिस्क्वालीफाइज होगी। वन, द पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज द बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक व्यक्ति को, एक सदस्य को वो बिल्कुल भी नहीं चुना जाएगा क्या, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य। क्यों? ए, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस अप्रोप्रिएट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उसने कोई लाभ का ऑफिस मतलब उसने कोई अगर और सरकारी पोस्ट होल्ड कर रखी है, किसमें, भारत सरकार में, और ऑन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या राज्य सरकार में, other than the government declared by parliament, other than an office declared by parliament by law not to disqualify its holder। यदि संसद ने कानून बना रखा है कि यह जो अगर पोस्ट होल्ड कर रखी है इस वाले पोस्ट को कोई दिक्कत नहीं आएगी तो उसको चुन लिया जाएगा। बी, इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड टू सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर वह व्यक्ति जिसको उसको भी नहीं चुना जाएगा, जो पागल व्यक्ति है और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको पागल घोषित किया उसको भी मेंबर नहीं चुना जाएगा सदन के कोई संसद के कोई से भी हाउस का। ठीक है। अब सी, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वह दिवालिया है वह व्यक्ति तो उसको संसद के कोई से भी हाउस का मेंबर नहीं चुना जाएगा। डी, इफ ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तब भी नहीं चुना जाएगा, भारत का नागरिक होना जरूरी है। और एज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, या जानबूझकर पहले तो भारत का नागरिक था और मेंबर बन गया था और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद अपनी किसी विदेशी देश की उसने नागरिकता ले लिया तो तब भी उसको निकाल देंगे, उसकी सीट को वेकेट कर देंगे। ठीक है, यह कहा गया। ई, इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर वो 10th शेड्यूल वाले की बात हो रही है, अगर वो कोई कानून संसद ने कानून बना रखा है कि अगर वो एंटी डिफेक्शन में फॉल करता है या कोई और अन्य कानून है जिसमें वो मेंबर वो व्यक्ति फॉल कर रहा है तो तब भी वह मेंबर नहीं कहलाया जाएगा संसद का। ठीक है, यह कह रहा है। अब 103, डिसीजन क्वेश्चन है टू डिस्क्वालीफाई, ये 103 पढ़ ही लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, निर्णय उन प्रश्नों का, किन प्रश्नों का कि कौन मेंबर डिस्क्वालीफाई है और नहीं है। वन, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द, जो पीछे मैंने अभी क्लोजेस बताए हैं कि कब नहीं रहेगा, नागरिक नहीं रहेगा, दिवालिया हो जाएगा, अनसाउंड माइंड का हो जाएगा, तो उसी के ऊपर हो रहा है। कोई अगर ऐसा प्रश्न उठ जाता है तो क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन शैल बी रेफर टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उस प्रश्न को किसको भेज दिया जाएगा, राष्ट्रपति साहब को भेज दिया जाएगा कि आप हमें आंसर बताइए, एंड इज डिसीजन शैल बी फाइनल, और राष्ट्रपति साहब का डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि यह मेंबर इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, संसद के इस हाउस का क्या ये डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, तो राष्ट्रपति साहब का जो आंसर रहेगा इस विषय में, इस प्रश्न के डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। अब 103 का 2, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। अब इलेक्शन कमीशन ने अब राष्ट्रपति साहब जब अपना फैसला सुनाएंगे इस प्रश्न में कि कोई हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर डिस्क्वालीफाई है नहीं है, तो राष्ट्रपति साहब इलेक्शन कमीशन के पास भी उसकी रिकमेंडेशन लेने के लिए भेज देंगे। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है यस ही इज डिस्क्वालीफाई और नो ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई, तो वह प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का वह डिसीजन। ठीक है, शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन, शैल है, मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति साहब को इलेक्शन कमीशन का वह डिसीजन। ठीक है, ये मेंबर डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं है तो राष्ट्रपति बोलेगा कि नहीं है तो उसको नहीं हटाया जाएगा, और बोलेगा इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई है तो राष्ट्रपति साहब भी बोलेंगे यहाँ डिस्क्वालीफाई है तो हटा दिया जाएगा। यह हुआ हमारा आर्टिकल 103। इस पे एक केस पर लिखना चाहो तो लिख लो, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट सीबीआई। ठीक है, 1998 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 103 डज नॉट कन्फर पावर ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव एन एमपी फ्रॉम हिज ऑफिस। आर्टिकल 103 बिल्कुल भी पावर कन्फर नहीं करता है कि भारत के राष्ट्रपति को की अथॉरिटी देता है सक्षम कि वह किसी एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको उसके कार्यालय से रिमूव कर दे, बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं देता है। यह कौन सी जजमेंट में हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट में हुआ था, ठीक है।
बस वह डिसीजन ले सकता है, डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकता, डिसीजन ले सकता है और इलेक्शन कमीशन का लिए रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। ठीक है, अब देखिए 104 आर्टिकल 104 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 105 इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हम 105 तक ही करेंगे, फिर उसके बाद ये बिल्स वगैरह के प्रोविजन आ देंगे, ये कल से करेंगे। ठीक है, तो ये कल करेंगे, कल के सेशन में। अब ये बिल्स के प्रोविजन आ जाएंगे आर्टिकल 107 के बाद, तो ये कल से करेंगे। आज हम अभी आर्टिकल 105 और 106 कर लेते हैं ताबड़तोड़। ठीक है, आर्टिकल 105 105 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल, पावर्स प्रिविलेज एज सेक्टर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। क्या शक्तियाँ रहेंगी, क्या उनको प्रिविलेज रहेंगी और उनको और भी बहुत चीज़ें मिलेंगी, किनको, जो मेंबर्स है किसके, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। ठीक है, तो 105 का है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, संविधान को मानना पड़ेगा। आगे बढ़िए, एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने जो नियम ले डाउन करे उनको भी मानना पड़ेगा। और बोलिए, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, पूरी छूट है, स्पीच पूरी छूट मिली हुई है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, खुल्ला बोलिए आप, कहाँ, संसद में, पर गरिमा को मेंटेन में रखिए, जो ऊपर बताया गया कि सब्जेक्ट टू रूल्स, वह उस गरिमा को मेंटेनेंस में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। अब 105 का दो, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स, किसी जो भी मेंबर है, जो संसद का मेंबर है, कोई भी सदस्य कोई बिल्कुल भी लायबल नहीं रहेगा किसी के लिए, किसी प्रक्रिया के लिए, इन एनी कोर्ट, किसी भी अदालत में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड, कि उसने कुछ बोला है संसद में, और एनी वोट गिवन टू बाय हिम इन पार्लियामेंट, या उसने कोई वोट दी है पार्लियामेंट में, संसद में, और एनी कमेटी देयर ऑफ, या किसी कमेटी में वो ऐड हुआ है, कमेटी के लिए उसने वोट दी है। एंड नो पर्सन शैल बी सो लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और ना ही तो वो व्यक्ति लाइबल होगा कि कोई पब्लिकेशन हुई, कोई छपाई हुई है किसी विषय के बारे में जो पार्लियामेंट में संबंधित है, वो मैटर ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग, की किससे संदर्भित है वो मैटर, किसी रिपोर्ट से, किसी पेपर से, किसी वोट से और किसी प्रोसीडिंग से, तो उस मेंबर को पूरी प्रिविलेज है, कोई उसके ऊपर कोई प्रक्रिया चालू नहीं कर सकता। अब 105 का 3, इन अदर रिस्पेक्ट, दूसरे संदर्भों में, द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज ऑफ द ईच हाउस शैल बी एज फ्रॉम द टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाय लॉ, बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, तो कानून, संसद कानून बना देगा, और पावर प्रिविलेजेस मेंबर की और उन दोनों हाउसेज की, जो सदन के हाउसेज होते हैं, संसद के हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बता देगा कौन, संसद कानून के द्वारा। एंड अनटिल सो डिफाइंड शैल बी दोज ऑफ दैट हाउस एंड ऑफ इट्स मेंबर एंड कमिटीज इमीडिएटली बिफोर इट कमिंग इनटू फोर्स, सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना हो गया। अब 105 का 4, द प्रोविजन ऑफ क्लोज 1, 2, 3 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू पर्सन्स बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड एनी कमिटी देयर ऑफ एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये भी जरूरी नहीं, छोड़िए। अब आर्टिकल 106 पढ़ते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट रहेगा, फिर हमसे कल हम बिल्स के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बिल्स भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। आर्टिकल 106, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, अब सदस्यों की कितनी सैलरी रहेंगी, कितनी तनख्वाह रहेंगी, उन्हें क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे, 106 में बताया गया है। मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो सदस्य रहेंगे दोनों संसद के कोई से भी हाउस के, शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज एंड अलाउंसेज एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, तो संसद कानून के द्वारा बता देगा कि मेंबर है, जो सदस्य हैं, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको क्या अलाउंसेज मिलेंगे और क्या सैलरी मिलेगी, क्या तनख्वाह मिलेगी, तो संसद कानून के द्वारा बता देगा। एंड अनटिल प्रोविजन इन दैट रिस्पेक्ट इज सो मेड, जब तक नहीं बताया जाता, तो अब तक तो बन गया है प्रोविजन, जब तक कि नहीं बताया जाता तो क्या मानेंगे, अलाउंसेज एट सच रेट्स एंड अपॉन सच कंडीशंस एज वर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो अलाउंसेज उतनी ही मिलती रहेंगी कि जब तक यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आ जाने से पहले जितनी अलाउंसेज मिल रही थी उतनी ही मिलती रहेंगी, जब तक कि प्रोविजन नहीं बना जाता है, संसद कानून नहीं बनाता। ठीक है, एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो उतनी मिलेगी सैलरी अलाउंसेज जितना कि मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने ये संविधान बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, पहले ये मेंबर कहाँ हुआ करते थे, लोकसभा राज्यसभा के नहीं हुआ करते थे, तो पहले सबसे सुपीरियर अथॉरिटी कौन सी हुआ करती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी, जो हमारे संविधान का निर्माण कर रही थी। तो बताया जा रहा है कि अब जब तक भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, हमारा 1947 में हमारा हो गया था देश आजाद, तो कह रहा है कि जो कोई मेंबर भी अब बनेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, संसद का, भाई संसद तो पहले ही बना हुआ था, संसद का जो बनेगा अब वो कैसे चुना जाएगा, उसको सैलरी मिलेगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिलती थी, और कब मिलती थी, ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो जब डोमिनियन ऑफ इंडिया थी, जब वे आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कार्य कर रही थी संविधान को बनाने में, जो उनको मेंबर्स को मिलती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को मिलती थी, उतनी ही मिलेगी उनको, किनको, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एमपी ऑफ द पार्लियामेंट को। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल 106 पूरा हुआ। अब आज हमारा यह यहीं तक हम करेंगे। आज हमने आर्टिकल
74 से लेके आर्टिकल 106 तक पूरे किए, 2-3 हमने आर्टिकल बीच में छोड़े जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने मटेरियल नहीं है, वो हमने छोड़े हैं। आज हमने आर्टिकल किया है, दोबारा देखते हैं। हाँ, 74 आर्टिकल 74 से लेके आर्टिकल 106 तक हमने पूरे डिटेल में कर लिए हैं। यह रैपिड रिवीजन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 आप देख रहे थे और आज हमारी क्लास खत्म होती है। मैं अपने इस पॉकेट एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पढ़ा रहा था। यह मेरा बहुत मेरी लकी पॉकेट एडिशन है मेरा। मैं इसको बहुत मतलब अच्छे से रखता हूँ, इसी से मैं पढ़ाता हूँ आपको। और आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। अच्छा, और कुछ चेंजेस मेरे को करने हो अपने पढ़ाई के तरीके, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ या स्लो पढ़ाता हूँ तो वो बताना, अगर कोई भी जब भी इस वीडियो को देख रहा हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।